एक जहाज के मलबे के नीचे समुद्र की गहराई में 2000 साल तक एक रहस्य दफन रहा, एक ऐसी मशीन जिसे इंसान अगले 1500 साल तक दोबारा नहीं बना पाया। सन 1900 का अक्टूबर, ग्रीस के एंटिकिथेरा द्वीप के पास गोताखोरों का एक छोटा सा दल समुद्र में उतरा था स्पंज ढूंढने के लिए। लेकिन जो उन्हें मिला वो स्पंज नहीं था। समुद्र तल पर लगभग 45 मीटर की गहराई में एक प्राचीन रोमन जहाज का मलबा पड़ा था और उसके साथ थे संगमरमर की मूर्तियां, कांच के बर्तन और सिक्के। यह खोज इतनी बड़ी थी कि ग्रीक नौसेना को बुलाना पड़ा। महीनों की मेहनत के बाद उस मलबे से अनगिनत चीजें निकाली गईं। लेकिन एक चीज थी जिस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एक भद्दा हरे रंग का पत्थर जैसा दिखने वाला ढेर, समुद्री जमाव से ढका हुआ, टूटा हुआ, जैसे कभी लकड़ी के एक डिब्बे में बंद रहा हो। एथेंस के राष्ट्रीय संग्रहालय में यह चीज महीनों रखी रही बिना किसी खास ध्यान के। और फिर एक दिन वो ढेर टूट गया और उसके भीतर से कुछ ऐसा निकला जिसने दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ दांतेदार पहियों का एक जटिल जाल, बारीक नक्काशी और संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो किसी साधारण व्यापारिक सामग्री पर नहीं होती थीं। यह कोई आभूषण नहीं था, यह कोई सिक्का नहीं था, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उस युग में होना ही नहीं चाहिए था। पुरातत्वविद वैलेरियस स्टेस ने सबसे पहले इस पर गौर किया। उन्होंने कहा कि यह शायद कोई खगोलीय यंत्र है। लेकिन उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। उस समय का प्रचलित विश्वास यह था कि प्राचीन यूनान और रोम के लोग कारीगरी में तो माहिर थे, लेकिन इस स्तर की जटिल मशीनरी यह असंभव लगती थी। तो यह यंत्र, जिसे आज अंतिक्यथेरा मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है, दशकों तक संग्रहालय में पड़ा रहा, अनदेखा, अनसुलझा। उसका असली राज खुलने में 50 साल और लगने वाले थे। 1950 का दशक। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक डेरेक डे सोला प्राइस इस यंत्र के पास आए। प्राइस एक भौतिक शास्त्री और विज्ञान के इतिहासकार थे और उन्हें पहेलियां सुलझाने का जुनून था। उन्होंने इस टूटे फूटे, जंग खाए यंत्र को देखा और तय किया कि वो इसका रहस्य खोलकर रहेंगे। कई साल की मशक्कत के बाद प्राइस ने 1959 में साइंटिफिक अमेरिकन में एक लेख लिखा। उन्होंने दावा किया कि यह यंत्र एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है, एक ऐसा यंत्र जो ग्रहों की स्थिति, सूर्य और चंद्र ग्रहण और खगोलीय चक्रों की गणना कर सकता था। हाथ से एक कुंडी घुमाइए और यंत्र आपको बता देगा कि अगले महीने, अगले साल या अगले दशक में आसमान कैसा दिखेगा। दुनिया ने पढ़ा, दुनिया ने चौंक कर देखा और फिर बहुतों ने कहा यह हो ही नहीं सकता। तो सवाल यह था, क्या प्राइस सही थे? और अगर सही थे तो यह यंत्र बना किसने था? क्यों बना था? और उस जहाज पर था किस लिए? इन सवालों के जवाब ढूंढने में दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को दशकों लगे। प्राइस ने खुद 1974 में एक विस्तृत अध्ययन प्रकाशित किया, गेयर्स फ्रॉम द ग्रीक्स, जिसमें उन्होंने यंत्र के भीतर कम से कम 30 दांतेदार पहियों की पहचान की। लेकिन यंत्र इतना क्षतिग्रस्त था, इतने टुकड़ों में बिखरा था कि पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली थी। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। 2005
यूनानी सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय शोध टीम को अनुमति दी, अंतिक्यथेरा मैकेनिज्म रिसर्च प्रोजेक्ट, कि वो इस यंत्र पर अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें। एक्स-रे, 3D इमेजिंग और एक ऐसी तकनीक जिसे पॉलिनोमियल टेक्सचर मैपिंग कहते हैं, जो किसी सतह की बारीक से बारीक नक्काशी को उभार सकती है। उन्होंने जो देखा वो अकल्पनीय था। यंत्र के भीतर 30 से भी अधिक दांतेदार पहिए थे, इतनी बारीकी से बने, इतनी सटीकता से जुड़े कि आधुनिक घड़ीसाज भी दांतों तले उंगली दबा लें। हर पहिया एक दूसरे से जुड़ा था। एक को घुमाओ और पूरी मशीनरी जीवित हो उठती थी। यंत्र की बाहरी सतह पर लिखावट थी, सैकड़ों यूनानी अक्षर, जो एक प्रकार का निर्देश पुस्तिका थी। इन्हें पढ़कर शोधकर्ताओं को पता चला कि यंत्र क्या क्या कर सकता था। और यह सूची जितनी लंबी निकली, उतना ही आश्चर्य गहरा होता गया। यह यंत्र एक साथ कई चीजें कर सकता था। यह मेटोनिक साइकिल को ट्रैक करता था, 19 साल का वो चक्र जिसमें सूर्य और चंद्रमा की स्थितियां दोबारा मिलती हैं। यह सरोस साइकिल को जानता था, वो 18 साल और 11 दिन का चक्र जिससे ग्रहणों की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसमें एक कैलिपिक साइकिल भी था, 76 साल का एक और खगोलीय चक्र। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, यंत्र चंद्रमा की गति को न सिर्फ ट्रैक करता था, बल्कि उसकी अनियमितता को भी दर्शाता था। चंद्रमा एक समान गति से नहीं चलता, कभी तेज, कभी धीमा। इसे एपिसाइक्लिक मोशन कहते हैं। और इस यंत्र में एक ऐसा छोटा सा, जटिल गियर सिस्टम था जो इस अनियमितता की नकल करता था। यह कोई साधारण कैलेंडर नहीं था। यह ब्रह्मांड की एक चलती फिरती, यांत्रिक प्रतिकृति थी। अब वो सवाल जो शुरू से मन में था, यह बनाया किसने? इसका कोई निश्चित उत्तर आज भी नहीं है। लेकिन सुराग हैं। यंत्र पर लिखी गई भाषा और उसकी शैली से अनुमान लगाया गया है कि यह संभवतः उत्तरी पश्चिमी ग्रीस या उससे जुड़े क्षेत्र में बना था, शायद एपिरस के आसपास। कई इतिहासकारों ने एक नाम सुझाया है, आर्किमेड्स, महान यूनानी गणितज्ञ और आविष्कारक, जो सिरैक्यूज में रहते थे और जिनके बारे में लिखा है कि उन्होंने ऐसे यंत्र बनाए थे जो आसमान की नकल कर सकते थे। सिसेरो ने अपने लेखों में ऐसे यंत्रों का जिक्र किया है। लेकिन आर्किमेड्स का सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है। सच यह है कि यह यंत्र शायद किसी एक प्रतिभाशाली कारीगर का काम नहीं था, बल्कि एक पूरी परंपरा का नतीजा था। एक ऐसी परंपरा जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। और यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि इसके बाद, इस यंत्र के बाद, सदियों तक इस स्तर की कोई मशीन नहीं बनी। रोमन साम्राज्य आया और गया। मध्यकाल आया। यूरोप में जटिल गियर आधारित यंत्र 14वीं सदी में आए, यानी इस यंत्र के लगभग 1400 साल बाद। वो ज्ञान कहाँ गया? वो कारीगर कहाँ गए? वो परंपरा कहाँ खो गई? इतिहास चुप है। शायद पुस्तकालय जले, शायद युद्ध हुए, शायद वो ज्ञान बस धीरे धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी, पतला होता गया, जैसे किसी नदी का पानी रेगिस्तान में सूख जाता है। और जो बचा वो था यह एक यंत्र, अकेला, टूटा, समुद्र की तलहटी में। वो जहाज जिस पर यह यंत्र था, वो लगभग 70 से 60 BCE के आसपास डूबा था। यह एक बड़ा व्यापारी जहाज था,
उस पर मूर्तियां थीं, आभूषण थे, शराब के जार थे। यह संभवतः किसी धनी रोमन के लिए माल ले जा रहा था। लेकिन यह यंत्र उस माल के साथ क्यों था? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह किसी अमीर ग्राहक के लिए बना था, एक ऐसा उपकरण जो भव्यता और बुद्धिमत्ता दोनों का प्रतीक हो। कुछ मानते हैं कि यह किसी दार्शनिक विद्यालय की संपत्ति थी, और कुछ का कहना है कि यह शायद किसी मंदिर के लिए था। ब्रह्मांड की यांत्रिक व्याख्या देवताओं के सामने रखी गई। हम नहीं जानते, और शायद कभी जान भी न पाए। लेकिन एक बात जो हम जानते हैं, और जो इस पूरी कहानी को इतना जरूरी बनाती है, वो यह है कि यह यंत्र हमारी सबसे गहरी धारणाओं को चुनौती देता है। हम अक्सर इतिहास को एक सीधी रेखा में सोचते हैं, जैसे इंसानियत धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ती रही। पत्थर से कांसा, कांसे से लोहा, लोहे से बिजली। लेकिन अंतिक्यथेरा मैकेनिज्म कहता है नहीं। इतिहास कभी कभी एक ऐसी चोटी पर पहुंचता है जो बाद में खो जाती है। प्रगति हमेशा आगे नहीं बढ़ती, कभी कभी वो उंगलियों के बीच से रेत की तरह फिसल जाती है। और यह सोचना कि 2000 साल पहले किसी ने बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी फैक्ट्री के, सिर्फ अपने हाथों और अपनी बुद्धि से एक ऐसा यंत्र बनाया जो ब्रह्मांड की चाल जानता था। यह सोचना एक विचित्र, अजीब, गहरी विनम्रता पैदा करता है। आज यह यंत्र एथेंस के राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय में है, कांच के पीछे, रोशनी में नहाया हुआ, 82 टुकड़ों में। फिर भी किसी तरह अभी भी पूरा। यूसीएल की एक शोध टीम ने हाल के वर्षों में इसकी पूरी डिजिटल रिकॉन्स्ट्रक्शन बनाई और पाया कि इसके सामने की तरफ शायद 5 ग्रहों की गति भी दिखाई जाती थी। हर नई तकनीक इसके बारे में कुछ नया बताती है। हर दशक में एक नया राज खुलता है। शायद यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, यह यंत्र जितना पुराना है, उतना ही आधुनिक भी। 2000 साल बाद भी यह हमें कुछ नया सिखा रहा है। उस गोताखोर के बारे में सोचिए जो 1900 में समुद्र की तलहटी में उतरा था, स्पंज की तलाश में। उसे क्या पता था कि उसके हाथ किस चीज को छू रहे हैं। और उस अज्ञात कारीगर के बारे में सोचिए जिसने किसी कार्यशाला में दीपक की रोशनी में एक एक दांत गिनते हुए, एक एक पहिया बनाते हुए ब्रह्मांड को धातु में उतारने की कोशिश की थी। उनके बीच 2000 साल का फासला था। लेकिन उस एक पल में जब वो टूटा हुआ यंत्र समुद्र की तलहटी से ऊपर आया, वो फासला मिट गया। कुछ चीजें वक्त से नहीं मरती। कुछ सवाल हमेशा जिंदा रहते हैं। और कभी कभी जब हम सबसे कम उम्मीद करते हैं, समुद्र अपने राज वापस कर देता है। अगर इस कहानी ने आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया, तो इस चैनल पर और भी ऐसी कहानियां हैं जो इतिहास के उन कोनों में जाती हैं जहां रोशनी कम है, लेकिन आश्चर्य बहुत।